हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैव प्रक्रम सॉरी जैव प्रक्रम तो बायोलॉजी वाला याद आ गया। हम लोग भूगोल में पीढ़ निर्माण पढ़ रहे थे। पीढ़ निर्माण यानी कि निर्माण उद्योग पढ़ रहे थे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले एक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से निर्माण उद्योग के बारे में समझ गए थे, सीख गए थे कि निर्माण उद्योग होता क्या है, कहते किसको है निर्माण उद्योग। पिछली क्लास में ये सब कुछ हम आपको बताए थे। इसके अलावा उद्योग के प्रकार भी बताए थे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योग के प्रकार बताइए, सब कुछ हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि पिछली क्लास में जहां पे खत्म किए थे उसके आगे से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोगों को सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ना है। याद करिए आप लोग, पिछली क्लास में हम आप लोगों को यहां पर एक बताए थे सबसे लास्ट में कि कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग के प्रकार होते हैं, जिसमें कृषि आधारित उद्योग होता है। सबसे लास्ट में आप लोगों को हम यही बताए थे ना, कृषि आधारित उद्योग यानी कि वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हो। वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ये हम पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन अब कौन कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? कौन कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? जैसे सूती वस्त्र उद्योग। तो भाई सूती कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। अब कपास खेती से होता है, कृषि से होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो खेती यानी कृषि पर निर्भर है। तो आज हम लोग बाबू सबसे पहले ना सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग ये बताओ, कैमरा ठीक करिए। क्या हुआ है कैमरा में भाई? देखने दो। सही है, कैमरा तो सही है। आप लोग ये बताओ, एप्लीकेशन में कुछ इशू आया है क्या? एप्लीकेशन चलने में कोई समस्या हो रहा है? क्योंकि आज सुबह से ना कुछ बच्चों का कॉल आया है कि सर एप्लीकेशन चलने में ना दिक्कत हो रहा है। एक बार बताओ बाबू जल्दी से, क्या दिक्कत हो रहा है? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से बताओ तो एक बार। दिक्कत है? सही बात है। आप लोगों को भी दिक्कत आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर दिक्कत आ रहा है। ठीक, इस क्लास के बाद ना हम दिखवा लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आज सुबह से प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी कुछ इशू आ जाता है सर्वर के कारण। आज हम दिखवा लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे। ठीक है, चलिए। सूती वस्त्र के बारे में प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके का होता है सूती वस्त्र उद्योग। यानी कि जहां सूती कपड़ा बनता है ना, अंदर में जाइएगा तो ऐसा ऐसा कुछ मशीन लगल होगा और वहीं पे सूती कपड़ा बनता है। लेकिन आपको पता है ये सूती कपड़ा का जो मिल है, इसको सूती कपड़ा का मिल कहते हैं, फैक्ट्री को मिल कहते हैं। तो सूती कपड़ा का जो मिल है वो सबसे पहली बार कब लगा था भारत में? इस बच्चे को पता है? सूती कपड़ा का मिल, अब तो भाई बहुत सारा हो गया, लेकिन सबसे पहली बार भारत में सूती कपड़ा का मिल कब लगा था? जल्दी से बताइए। सूती कपड़ा का सबसे पहला मिल। प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सूती कपड़ा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा ना सबको बड़ा पसंद होता है। अगर आप लोग बाजार में जाते होंगे कपड़ा खरीदने के लिए तो कहते होंगे कि भाई एकदम प्योर कॉटन में दिखाइए। प्योर कॉटन वाले का दाम भी ज्यादा होता है। कॉटन मतलब सूती, मतलब प्योर सूती में दिखाइए। तो सूती कपड़ा सबका बड़ा पसंदीदा होता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहली बार भारत में सबसे पहला मिल, सूती कपड़ा की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे पहला मिल, ठीक है ना, भारत में भारत में सबसे पहला मिल, भारत में सबसे पहला मिल जो है वह 1818 में खोला गया था कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे। कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे खोला गया था। ठीक है ना? भारत में सबसे पहला मिल जो है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे खोला गया था। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, देख लेंगे शिवम वर्मा जी, हम ना अभी क्लास के बाद हम उसको चेक करवा लेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला जो मिल है वो कब खोला गया सूती कपड़ा का? तो भारत में सूती कपड़ा का सबसे पहला मिल खोला गया। हाँ?
ध्यान दीजिएगा, क्या है कि भारत में सूती कपड़ा का पहला मिल जो है वो 1818 में खोला गया था कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे। लेकिन चूंकि ये सबसे पहली बार खोला गया इसलिए खोलने वाले को ना एक्सपीरियंस का कमी था, बेचारे से मिल संभल नहीं पाया और कुछ ही दिनों के बाद यह मिल जो है वो बंद हो गया। यानी कि कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे 1818 में जो सूती कपड़ा का पहला मिल खुला था वह कुछ ही दिनों में बंद हो गया। समझ में आया? कुछ ही दिनों में बंद हो गया, ठीक है ना। अब जब बंद हो गया तो दूसरा मिल कोई डर से खोलना नहीं चाह रहा था। एक तो औद्योगिक क्रांति का समय, नया नया सब मिल खुल रहा था। तो समझिए कि जब पहला मिल 1818 में खुल करके बंद हुआ तो दूसरा मिल खुलने में, प्यारे बच्चों, दूसरा मिल खुलने में कितना वर्ष लग गया? सोचिए, 1854 में जाकर के दूसरा मिल खुला। इतना साल के बाद, समझ रहे हैं ना, 36 साल लगभग लग गया। पहला मिल जब बंद हुआ तो दूसरा मिल खुलने में कितना, लगभग 36 साल लग गया। 36 साल के बाद दूसरा मिल खुला। 36 साल के बाद दूसरा मिल खुला। कहां में खुला? तो ये प्यारे बच्चों खुला मुंबई में। ये कहां में खुला? ध्यान रखिएगा, ये खुला था मुंबई में, ठीक है ना। दूसरा मिल कहां खुला? मुंबई में खुला। कौन से ऐसे हिम्मती आदमी थे भाई जो ये मिल खोल दिए? 36 साल बाद हिम्मत किए कि चलिए हम मिल खोलते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है कावस जी नाना भाई दाभार। याद रहेगा, कावस जी नाना भाई, याद रखिएगा, कावस जी नाना भाई, कावस जी नाना भाई डाबर, ठीक है ना। इन्होंने प्यारे बच्चों मिल खोला। कावस जी नाना भाई डाबर ने 36 साल बाद हिम्मत किया कि आओ भाई फिर से सूती कपड़ा मिल खोलते हैं। लेकिन अब की बार जो ये मिल खोले थे इनको सफलता मिली, यानी कि ये सफल हो गए, इनका मिल बहुत अच्छा चलने लगा, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कब खोला गया? तो ये 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूती कपड़ा का पहला सफल मिल कब खोला गया, सूती कपड़ा का पहला सफल मिल कब खोला गया, तो सफल मिल खोला गया 1854 में। कौन खोले? तो कावस जी नाना भाई डाबर। कहां खोले? तो बाबू मुंबई में। याद रहेगा, कैसा नाम है, कितना बढ़िया तो नाम है, कावस जी नाना भाई डाबर, ठीक है ना। इतना बढ़िया तो नाम है, समझ में आ गया बाबू? हाँ, याद रखिएगा। अब क्या है कि भाई जब एक बार सफल मिल खुल जाता है ना तो फिर धीरे धीरे खुलने लग जाता है। अब तो भारत में बहुत सारी मिलें हैं। 2005-6 के अनुसार या 2006-7 के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 1600 मिल खाली भारत में था, ठीक है ना। 2006-7 की बात करें तो लगभग बाबू ध्यान रखिएगा 1600 मिल था भारत में, ठीक है ना। इतना बड़ा अब सूती कपड़ा का उद्योग बन चुका है। सूती कपड़ा का उद्योग अब बहुत ज्यादा बन गया है, ध्यान रखिएगा। 1600 मिल 2006-7 के अनुसार भारत में था, जिसमें कि लगभग 80% मिल जो है वो निजी है। आपको बताया था ना कि कुछ निजी होता है फैक्ट्री, कुछ सार्वजनिक फैक्ट्री होता है जिसको सरकार संचालित करती है, और कुछ सहकारी होता है। लेकिन यहाँ पे जो 1600 मिल है इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना 80% जो है वो निजी है। 80% जो है वो कैसा है? निजी है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ना इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अब इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलो बाबू, क्लियर हो गया ना? हाँ, अब और कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। हाँ बाबू, कल नए वाले स्टूडियो का अपना पूजा उजा हो गया है, ठीक है ना। कल अपने नए वाले स्टूडियो का पूजा हो गया। कल अभी मतलब कल सुबह में जो आप लोग को हम क्लास करवा करके गए ना, तो कल सुबह में क्लास करवाने के बाद फास्टिंग में हम थे, दिन भर फास्टिंग में रहे, पूरा काम सब होते रहा। जब लास्ट में काम फाइनल हुआ तो रात में लगभग हमें लगता है कि 9:30-10 बजे के आसपास में पूजा हुआ और नए स्टूडियो का उद्घाटन हो गया है। अब प्यारे बच्चों, अभी जो हम अभी क्लास ले रहे हैं ये नए स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं, अभी तो पहले वाले ही स्टूडियो से ले रहे हैं। जो अपना पुराना वाला क्लासरूम है ना उसी से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन नया वाला हो सकता है कि आज शाम से क्लास वही चले, ठीक है। दिखाएंगे आप लोगों को ना, दिखाएंगे। अभी थोड़ा कुछ और चीजें बनना है। जब सब कुछ बन जाए ना तो उसके बाद आपको एकदम बढ़िया से दिखाएंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं। अभी जितना हमारे पास पढ़ाने के लिए स्टूडियो था इससे 2.5 गुना ज्यादा स्टूडियो आपके लिए हमने बनवा दिया है। अभी हम लोग 5 स्टूडियो पे ही काम कर रहे थे। टोटल 5 स्टूडियो हमारे पास था, जहां से 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास सब क्लास चलता था। पॉलिटेक्निक हो गया, ये यूपी बोर्ड हो गया, सारा क्लास इसी 5 स्टूडियो से चलता था। इसके वजह से काफी दिक्कत होता था। आप देखते होंगे कि 1 घंटा से ज्यादा का क्लास नहीं चल पाता था। 1 घंटा होते होते हमको छुट्टी देना पड़ जाता था। मन होता था कि भाई 2 घंटा पढ़ाएं, लेकिन 1 घंटा होते होते कहते थे छुट्टी दे रहे हैं क्योंकि अगले जो शिक्षक है उनको क्लास लेना था। अब एकदम फ्री है, ठीक है ना। अब एकदम फ्री है क्योंकि अब लगभग 14 स्टूडियो आपके लिए तैयार है
और अब 14वां स्टूडियो से एक बार में क्लास चल सकता है, यानी कि अब जो है आप लोगों के पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगा। जितना देर मन करेगा उतना देर अब क्लास लेंगे, ठीक है ना। अब एकदम दबा करके एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास लेंगे, मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो आओ प्यारे बच्चों, हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात कर रहे थे। सूती वस्त्र उद्योग, प्यारे बच्चों, परीक्षा में ना सवाल आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। परीक्षा में सवाल आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। तमन्ना मत कर जिंदगी में, क्या लिख रहे हैं जी, बड़ा शायरी लिखे मेरे हैं। हम यहाँ भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप लोग शायरी लिखिए। हम यहाँ भूगोल पढ़ा रहे हैं और आप लोग हैं कि शायरी लिखने में लगे हुए हैं। भाई पढ़ लीजिए पहले, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो बाबू, तो यहाँ पे ना अब परीक्षा में जो सवाल आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। परीक्षा में सवाल आएगा सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग जिसके बारे में अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, तो कैसे लिखेंगे? अगर परीक्षा में आ जाए सेम क्वेश्चन तो लिखेंगे भारत में आधुनिक सूती मिल की स्थापना, आधुनिक सबसे पहला सूती मिल का स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जो कि अभी हम आपको बताए। लेकिन यह मिल कुछ समय के बाद ही बंद हो गई और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई डावर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा, ठीक है ना। यानी कि पहला मिल जो 1818 में खुला वो बंद हो गया, दूसरा 1854 में लगा कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा, जो कि सही से चलने लगा, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि खेती बाड़ी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोग काम में लगा हुआ है तो वो सूती वस्त्र उद्योग में ही लगा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा तो लोग खेती कर रहे हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि कार्य के बाद सबसे ज्यादा लोग सूती वस्त्र उद्योग में काम कर रहे हैं। 2006-07 के अनुसार देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। यानी कि 80% मिल जो है वो निजी है, एकदम प्राइवेट है, बाकी जो है वो सार्वजनिक है। अभी बताया ना कि बाकी 20% या तो सार्वजनिक है या तो सहकारी है। आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में केंद्रित है। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का ज्यादातर जो मिल है वो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। इन सब जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा है। इन सब जगहों पर ना सूती वस्त्र उद्योग जो है वह सबसे ज्यादा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बाबू इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अच्छा, अब सूती वस्त्र उद्योग अगर हम खोलना चाहें, अगर हम सूती वस्त्र उद्योग खोलना चाहें तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ सकता है? अगर हम सूती वस्त्र उद्योग खोलना चाहें तो क्या क्या चीज का जरूरत हमें पड़ सकता है? बाबू सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भौगोलिक दशा। यानी सूती वस्त्र उद्योग हम लोग खोलना चाहें तो सबसे पहला चीज का जरूरत पड़ेगा वो है कच्चा माल। आपको बताए थे ना कि बाबू सूती वस्त्र उद्योग के, ये किसी भी उद्योग के लिए जरूरी है कच्चा माल। भाई सूती वस्त्र उद्योग हम खोलना चाहेंगे, कितना पैसा रहेगा हमारे पास, खोल लेंगे, लेकिन कच्चा माल कहां से लाएंगे? यानी कि कपास कहां से लाएंगे? यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत जरूरी है। तो अगर हम उद्योग खोलना चाहें तो वैसे जगह पे उद्योग खोलते हैं जहां पे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल यानी कपास जो है वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए मुंबई में, महाराष्ट्र में ज्यादा सूती मिल है, महाराष्ट्र में सूती कपड़ा का मिल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप लोग याद करिए, भूगोल में ही पढ़ाए थे कि महाराष्ट्र में कपास का खेती ज्यादा होता है क्योंकि ये महाराष्ट्र में काली मिट्टी है और काली मिट्टी में कपास बढ़िया होता है। तो जब महाराष्ट्र में कपास बढ़िया होता है तो महाराष्ट्र में खेती भी बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कपास को इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है। तो ध्यान रखना बाबू कि कपास को इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कच्चा माल। दूसरा है बंदरगाह। अगर आप सूती कपड़ा उद्योग खोल रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग खोल रहे हैं, तो वैसे जगह पे ना खोलिएगा कि जहां से हम अपने देश में तो भाई सूती कपड़ा को ट्रांसफर कर ही सके, भेज सके। विदेशों में अगर जरूरत हो तो विदेशों में भी हम भेज सके। इसलिए सूती कपड़ा उद्योग जहां पे लगता है वहीं पे लगता है जहां पे कि बंदरगाह की सुविधा हो, पानी वाले जहाज आकर के रुके और पानी वाला जहाज के माध्यम से हम लोग भेज सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां पर बंदरगाह रहेगा वहां पे सूती मिल ज्यादा लगेगा। इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी पूर्वक होता है। जैसे ये महाराष्ट्र में देख लीजिए बंदरगाह है, गुजरात में देख लीजिए बंदरगाह है, इन सब जगहों पर बंदरगाह है तो बढ़िया से होता है। तमिलनाडु हो गया। तीसरा हो गया शक्ति के साधन। सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए शक्ति का साधन आवश्यक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत। तो बाबू शक्ति का साधन, जहां पर हमें शक्ति का साधन आसानी से मिल जाए वहीं पे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग लगाते हैं। यानी कि कोई भी उद्योग हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे कि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए। जैसे आप एक एग्जांपल समझो बाबू, हमारा ऑफिस पटना में है, ठीक है ना। हम पटना में ही ऑफिस क्यों खोले हैं? हम अगर स्टूडियो जो टारगेट पोर्ट का है अगर हम चाहते तो अपने गांव में खोल सकते थे, गांव में खोल सकते थे ना। गांव में खोल देते तो हमारा रेंट बच जाता, जो किराया लगता है। बिजली बिल इतना महंगा नहीं आता, एकदम स्वच्छ वातावरण मिलता,
बढ़िया सब कुछ होता, लेकिन हम यहाँ पर क्यों खोलें? इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण, बिजली का व्यवस्था बढ़िया मिल जाए, इंटरनेट का व्यवस्था बढ़िया मिल जाए। समझ आ रहा है ना? कोई भी सुविधा जब हमें जरूरत पड़े तो तुरंत मंगवा लें दुकान से। काम करने वाले जो स्टाफ है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो यहीं पे खोलने के पीछे ये कारण है कि ताकि हम स्मूथली चला सकें, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से फैक्ट्री भी होता है, फैक्ट्री वहीं पे लगाया जाता है जहां पे सब कुछ आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि एगो मशीन खराब हुआ, अब उसके लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वही वैसे जगह पे नहीं लगता है ना। अब मान लिया जाए कि हम यहाँ पे फैक्ट्री खोल दिए हैं और बंदरगाह यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे फैक्ट्री नहीं लगेगा। जहां पे सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए वहीं पे खोलते हैं। अब सूती कपड़ा का उद्योग यहाँ पटना में खोल दिए हैं और उसका कच्चा माल मंगाएंगे यहाँ से मुंबई से, तो बचत होगा भाई। कच्चे माल मंगाते मंगाते इतना खर्चा हो जाएगा कि एकड़ी निकल जाएगा पूरा। तो इसलिए वैसे जगह पे मिल को स्थापित किया जाता है जहां पे सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं कि कहां कहां पर मतलब कौन कौन से राज्य में किस किस जगह पे सूती कपड़ा का उद्योग है। जैसे महाराष्ट्र में चल जाइए तो मुंबई में, सोलापुर में, पुणे में, वर्धा में, नागपुर में, औरंगाबाद में, जलगांव में, इन सब जगहों पर क्या है? सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग है। जैसे फिर गुजरात में चल जाइए तो अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, सूरत में, राजकोट में, पोरबंदर में, इन सब जगहों पर सूती कपड़ा का मिल है। वैसे ही पूरा लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर ना सूती कपड़ा का उद्योग है। तो अगर आप चाहें प्यारे बच्चों तो इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। बोलो बाबू, याद हो जाएगा? हाँ, तो सूती कपड़ा उद्योग के मतलब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में सब कुछ समझ गए आप लोग? बताइए जल्दी से। तो हम लोग पढ़ रहे थे कृषि आधारित उद्योग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे थे। और हम आप लोगों को कृषि आधारित उद्योग में पहला बताए सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन और भी कुछ ऐसे मिले हैं जो कृषि आधारित उद्योग है। जैसे प्यारे बच्चों क्या क्या है बताओ जल्दी से बताइए। और क्या क्या चीज है जल्दी से बताइए फटाफट से। दूसरा हो गया जूट उद्योग। प्यारे बच्चों ये वाला फोटो को जरा आप गौर से देखिए। ये सब जूट का बोरा तो आप लोग देखे होंगे ना, जूट का बोरा है ये सब, सूती का बोरा भी इसको बोलते हैं। तो इसका भी उद्योग है। कटिहार साइड में ना इसका एक बड़ा उद्योग है। बिहार में कटिहार में ना इसका एक बड़ा उद्योग है। पहले शायद कटिहार में ही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग, और ये भी खेती पर निर्भर है, कृषि आधारित उद्योग है। क्योंकि जब तक प्यारे बच्चों जूट का खेती नहीं होगा, आपको बताया था ना कि पटसन का खेती होता है, फिर उसको पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद जो है वहां से क्या होता है, उसके बाद वहां से जूट तैयार किया जाता है। तो जूट उद्योग भी जो है ना वो खेती पर आधारित उद्योग ही है, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जूट आधारित उद्योग के बारे में भी परीक्षा में सवाल आता है। अगर जूट के बारे में सवाल आ जाए तो फिर क्या लिखेंगे? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि भारत में जूट उद्योग का वर्णन करें। जूट का बोरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जूट आधारित उद्योग के बारे में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। आजकल तो जूट का वस्त्र भी मिलना शुरू हो गया। पहले तो बोरा मिलता था, लेकिन आजकल जूट का कपड़ा भी मिलना शुरू हो गया है। और कपड़ा सूती से ज्यादा महंगा मिलेगा आप लोगों को। ऐसा ऐसा फैशनेबल कपड़ा मिलेगा। ये जो बोड़वा देख रहे हैं ना, ये बोड़वा का कपड़ा लोग बना देता है। ये जो बोड़ा देख रहे हैं ना, इसका लोग कपड़ा बना देता है। और मॉल में हम देखे हैं बोड़ा का कपड़ा। अगर कोई पहन के निकल जाए तो हम लोग तो उसको यही कहेंगे ना कि बोड़ा का कपड़ा पहन लिया है जी, कौन दर्जी सी दिया, यही ना कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जूट उद्योग भी भारत का बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान। भारत का पहला स्थान है पूरे विश्व भर में जूट उत्पादन के मामले में, जूट का सामान के मामले में। ठीक है ना। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं, याद रखिएगा। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। 2006-07 में 69 मिले पश्चिम बंगाल में है। यानी कि भारत में अगर जूट के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मिल जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिल कहां है? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है सबसे ज्यादा जूट का मिल है। पश्चिम बंगाल में 80% तथा आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। भारत में जितना भी आप लोग जूट का सामान देखते हैं ना, उसका 80% जो है वो पश्चिम बंगाल में ही तैयार होता है और 10% आंध्र प्रदेश में। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में जूट के मामले में, जूट के उत्पादन के मामले में, जूट सामान मतलब जूट के वस्तु, जूट के सामान के बारे में बात किया जाए तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। जूट उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन और कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि, इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों, बैंकों और बीमा सुविधाओं तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधाओं ने जूट उद्योग को यहां संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जूट का भी वही स्थिति है। जूट उद्योग हम लोग वहीं पे खोलेंगे जहां पे कि हम लोगों को क्या मिल जाए। जूट उद्योग हम लोग वहीं पे खोलेंगे जहां पे कि सब कुछ हमें एकदम बढ़िया से सस्ता से मिल जाए।
जूट उद्योग वहीं पर ना खोलेंगे, जूट उद्योग हम लोग वहीं पे खोलेंगे जहां पे बंदरगाह का सुविधा हो, जहां पे यातायात का सुविधा हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग जूट उद्योग खोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। यानी कि जूट उद्योग पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख से अधिक, लगभग 2.61 लाख, 2,61,000 के आसपास लोगों को रोजगार दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों के प्रमुख ग्राहक है। यानी कि भारत में जो जूट उत्पादन होता है, भारत में जो जूट का उत्पादन होता है वह विदेशों में बहुत जाता है, खास करके अमेरिका में, कनाडा में, रूस में, कोई जो अरब देश है वहां जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर ना बहुत जाता है, ठीक है। यानी कि जूट का डिमांड भारत से ज्यादा विदेशों में है। भारत में तो डिमांड है, है विदेश में भी जूट का बहुत डिमांड है, ठीक है ना। तो जूट उत्पादन के मामले में भारत जो है वो पहले स्थान पे है, याद रखना बाबू, याद रहेगा। जूट उत्पादन के मामले में भारत जो है वो पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पानी वाला जहाज आकर के रुकता है। समुद्र में देखते हैं ना कि पानी वाला जहाज चलता है, और वो पानी वाला जहाज आकर के कहीं ना कहीं तो रुकता है। जैसे हवाई जहाज होता है, जो वायु में उड़ने वाला जहाज होता है, वो कहां आकर के रुकता है? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे रुकता है ना, वायुयान जो है वो कहां रुकेगा? एयरपोर्ट पे। लेकिन पानी वाला जहाज कहां रुकेगा? बंदरगाह पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका से तो लड़ाई हो गया बाबू, अमेरिका से लड़ाई कहां हुआ है? अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। मतलब जो टैक्स होता है, आयात निर्यात शुल्क जो होता है ना, उस पे उन्होंने बढ़ोतरी किया है, 50% का टैरिफ लगा दिया है, 50% का टैरिफ लगाया है। और वो टैरिफ जो है ना वो अपने देश के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, वहां की सरकार निर्भर करती है। जैसे भारत का सामान अगर कोई विदेशों में जाकर के बिक रहा है तो वहां की सरकार ये तय करेगी कि कितना प्रतिशत टैक्स हम लेंगे। जैसे आप लोगों को ना हम एक एग्जांपल देते हैं बाबू, एक कार की कंपनी है, आप लोग सुने होंगे, इस कार का कंपनी का नाम सुने हैं? टेस्ला है, एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है ना, एलोन मस्क की कंपनी है। टेस्ला जो है वो एलोन मस्क की कंपनी है, खूब लग्जरियस गाड़ी बनाती है, कार बनाती है। अब अमेरिका में तो इसका कार ठीक ठाक बिक रहा है, लेकिन ये जो कंपनी है ये कहती है कि हम भारत में भी कार बेचेंगे, ठीक है ना, भारत में भी कार बेचेंगे। तो भारत सरकार से बातचीत करती है कि भाई हम भारत में भी कार बेचेंगे, ठीक है ना। भारत सरकार इस कंपनी को बोली कि ऐसा करिए, आप भारत में कार बेचना चाहते हैं, लेकिन कार का मैन्युफैक्चर आप भारत में ही करिए, यानी कि कार को आप भारत में ही बनाइए। इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका जो कार है वो भी बिकेगा। लेकिन इस कंपनी का कहना था कि नहीं, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम मैन्युफैक्चर अमेरिका में ही करेंगे, बेचेंगे सिर्फ इंडिया में, ठीक है ना। भारत सरकार की बात नहीं माना। अब भारत सरकार क्या बोला कि तुम पर हम 100% टैक्स लगाएंगे। भारत सरकार क्या बोला कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। कहने का मतलब, अगर कार का कीमत 25 लाख रुपया है, अगर कार का कीमत 25 लाख रुपया है तो अगर अमेरिका में है तो 25 लाख रुपया है, लेकिन जैसे ही भारत में आया तो इस पर 100% टैक्स लग गया, 100% टैक्स लगा। यानी 25 लाख का गाड़ी, इस पर 25 लाख रुपया टैक्स लग गया। यानी कि अब ये गाड़ी बिकेगा 50 लाख में। कितना में? 50 लाख में, प्लस में रोड टैक्स ये सब लगा करके बोले तो 55 लाख में। कितना में? 55 लाख में। बताओ बाबू, तो यही होता है टैक्स सिस्टम, यही होता है टैक्स सिस्टम, ठीक है ना, कि अगर भाई सरकार टैक्स लगा दी तो सामान महंगा हो जाएगा। अब बताइए, सामान महंगा हो गया ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से अमेरिका वाला भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, ये 50% का टैरिफ, हर एक चीज, हर एक वस्तु पर 50%। भाई बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। शुरुआत में बोला था 25%, फिर बोल दिया 50%। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये एक नंबर पगला आदमी है, ठीक है, कभी कुछ कर देता है, कैसे कैसे बन गया है जो मत पूछिए। और मोदी जी शुरू में इसी का खूब बड़ाई करते थे, एकदम भाई डोनाल्ड ट्रंप। अब यही परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है बाबू, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बिहार में 3 पाकिस्तानी नेपाल बॉर्डर से घुस आए हैं, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया। आओ बाबू, एक लड़का कह रहा है कि सर डोनाल्ड ट्रंप मंकी जैसा लगता है। तो भाई जैसा भी लगता है। आइए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं बाबू ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऊनी वस्त्र उद्योग। अब ऊनी कपड़ा सब लोगों को चाहिए, ठंडा के दिन में तो आप लोग देखबे करते हैं कि ऊनी कपड़ा तो सब लोगों को चाहिए, सब लोग ठंडा के दिन में ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ऊनी जो है प्यारे बच्चों, वो खास तौर से हमें भेड़ से, बकरी से और खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
माना जाता है कपड़ा ही, माना जाता है कपड़ा ही, लेकिन ये मतलब बनता है कपड़ा से भी तो बनता है। ऊनी वस्त्र ऐसा नहीं है कि कपड़ा से नहीं बनता है, कपड़ा से भी बनता है। लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी का जो ऊन है वो बकरी से मिलेगा, भेड़ से मिलेगा, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो ऊन है वो खरगोश से मिलता है, खरगोश के रोए से बनता है। अंगोरा ऊन आप लोग सुने होंगे, अंगोरा ऊन का नाम, तो वो सब ना खरगोश से मिलता है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो यह देश का सबसे पुराना वस्त्र उद्योगों में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र हैं, यानी कि इन सब जगहों पर ऊनी वस्त्र उद्योग थोड़ा ज्यादा है। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है, यानी महाराष्ट्र में जो मुंबई है, महाराष्ट्र में जो मुंबई है वह सबसे बड़ा केंद्र है ऊनी वस्त्र उद्योग का। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर तथा कर्नाटक में महत्वपूर्ण केंद्र है। जम्मू कश्मीर में भी ऊन मिलता है, और कश्मीरी ऊन तो बड़ा फेमस भी है। आप लोग ठंडा के दिन में कहते हो ना कि कश्मीरी ऊन का स्वेटर दिखाइए, तो कश्मीरी ऊन ना बहुत ज्यादा फेमस है, तो कश्मीरी ऊन भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। इन समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में, ये भारत जो है वो पूरे विश्व में ऊन के मामले में कितना नंबर पे आता है, तो ऊन के मामले में 7वां नंबर पे आता है। 7वां सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश भारत है, और विश्व के कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। यानी कि विश्व में जितना भी ऊन होता है उसका 1.8% यानी लगभग 2% ऊन का उत्पादन भारत करता है। तो ऊन के बारे में प्यारे बच्चों ये सब बातें ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सबसे बढ़िया ऊन जो होता है वो होता है पश्मीना ऊन, और यह बनता है इस बकरी के रोए से, बकरी के रोए से बनता है पश्मीना ऊन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यह एक विशेष नस्ल की बकरियों के रोए से तैयार किया जाता है। पश्मीना ऊन जो है वो एक पश्मीना बकरी है, ठीक है ना, पश्मीना बकरी है, उसके रोए से पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है। जैसे भेड़ के रोए से तो आप लोग सुने होंगे कि भेड़ के रोए से कंबल बनता है, ऊनी का कपड़ा बनता है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों पश्मीना ऊन जो है, ध्यान रखिएगा, यह भी तैयार किया जाता है बकरियों के बालों से, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। इसका जो ऊन होता है ना, इसका जो रोआ है ना, एकदम खरगोश के जैसा, जैसे खरगोश का रोआ कैसे होता है वैसे एकदम इसका मुलायम होता है, बढ़िया होता है, और अति गर्मी प्रदान करता है, और गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है। तो उनका कपड़ा क्यों पहनते हैं? गर्मी के लिए, ठीक है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, बंगलोर भी देश के उन क्षेत्रों में पाली जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाली जाती है, याद रखिएगा। कश्मीरी ऊन, आप लोग ना बाजार जाते होंगे तो सबसे ज्यादा ऊन खरीदने का डिमांड होता है कश्मीरी ऊन, ठीक है ना। बाजार में ना सब लोग कश्मीरी ऊन रखता है, ठीक है ना, क्योंकि कश्मीर में जो ऊन बनता है ना वो बड़ा मुलायम होता है। कश्मीर में एक तो ऐसे ही ठंडा है, तो वहां पे ना अच्छे क्वालिटी का ऊन होता है। लेकिन आपसे यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से तैयार किया जाता है, तो आप लोग जवाब याद रखिएगा कि जो पश्मीना ऊन है वह पश्मीना बकरी के रोए से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी के रोए से तैयार किया जाता है, और देश में लगभग सभी जगह पर, जैसे बंगलोर में भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योग में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है, यानी गुर्जर, बंगलोर में भी ये ऊन होता है, गुर्जरों के द्वारा पाली जाती है, ठीक है ना। पश्मीना जो ऊन वाला बकरी है, और उससे महंगा ऊन बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो अंगूरा ऊन होता है बाबू, अंगूरा ऊन जो है वो खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। खरगोश का रोआ दिखते होंगे कितना मुलायम होता है, एकदम अंगूरा फूला हुआ होता है, एकदम फल होता है, और कितना सॉफ्ट, मतलब ऐसे ऐसे दिखते हैं खरगोश के शरीर पर जब ऐसे ऐसे हाथ फेरते हैं कितना मुलायम लगता है। और सोचिए कि कहीं कहीं पर खरगोश पाला जाता है, उसका रोआ का कटाई होता है, फिर उससे ऊन तैयार होता है, उसका ऊन जो होता है वो और महंगा होता है। महंगा काहे नहीं होगा? एक तो खरगोश जो है वो इतना छोटा जानवर, एक खरगोश में से पूरा भी रोआ काट लीजिएगा तो वो टोपी तक नहीं बनेगा। एक खरगोश में अगर पूरा रोआ काट लीजिएगा टोपी तक नहीं बनेगा। तो सोचिए खरगोश का ऊन तो महंगा होगा ही ना। तो बाबू ये खरगोश का जो ऊन है वो काफी महंगा होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? गुर्जर प्रतिहार एक जाति है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे खरगोश का ऊन जो होता है उसको अंगूरा ऊन कहते हैं, और पश्मीना बकरी के रोए से जो ऊन तैयार किया जाता है उसको पश्मीना ऊन कहते हैं, ठीक है ना। बताओ बाबू, यहां तक क्लियर? सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो ऊन के बारे में बता दिए। अब कृषि आधारित उद्योग में एक और नाम आता है, और वो है रेशम वस्त्र उद्योग। प्यारे बच्चों, रेशम का धागा कैसे तैयार होता है आपको पता है? रेशम का धागा कैसे तैयार होता है? रेशम का धागा, रेशम का कीड़ा होता है। देखिए यहां पर ना आपको दिखाई दे रहा होगा इस फोटो में रेशम का कीड़ा। अब ये रेशम का जो कीड़ा है, आपको बड़ा करके फोटो दिखाते हैं। देखिए ये हो गया रेशम का कीड़ा, देख रहे हैं? ये है बाबू रेशम का कीड़ा, ठीक है ना। ये रेशम का
क्या है? रेशम का कीड़ा है। और यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। ठीक है ना, यह जो रेशम का कीड़ा है यह शहतूत की पत्तियों को खाता है और शहतूत की पत्तियों को खा करके रेशम का धागा तैयार करता है। समझ में आ गया? और यही कीड़े जो है वो रेशम के ओरिजिनल धागे तैयार करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम का धागा कैसे तैयार होता है तो एक शब्द में जवाब दे सकते हैं कि शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े बैठते हैं और वहीं से रेशम का धागा तैयार होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत में अगर बात किया जाए तो रेशम का धागा बहुत पहले समय से प्रसिद्ध रहा है। भारत में जो रेशम होता था ना, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा है ना, वो रेशम का वस्त्र पहनते थे। रेशम का वस्त्र बड़ा महंगा होता है, ठीक है ना, तो रेशम का वस्त्र पहले लोग पहना करते थे। तो अगर रेशम के बारे में बात किया जाए तो भारत शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यानी कि भारत का चर्चा पूरे विश्व में होता है रेशम वस्त्र उद्योग के मामले में, क्योंकि रेशम का जितना बढ़िया कलाकारी नक्काशी यहाँ पे होता है और कहीं पे नहीं होता है। बहुत पुरानी समय से यहाँ पे ना भारत में रेशम वस्त्र उद्योग होते आया है। देश में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, जैसे मलबरी, तसर, उसके अलावा हो गया ईरी और मूंगा। ये 4 प्रकार के रेशम भारत में होते हैं। भारत में रेशम की लगभग 90 मीलें हैं, 90 गो मील है भारत में लगभग, और 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन है, सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन है वो इन सब जगहों पर ही होता है। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन ना इन सब जगहों पर ही होता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो रेशम कपड़ा के मामले में भारत जो है वो बहुत आगे है। भारत का पूरे विश्व भर में चर्चा है रेशम वस्त्र उद्योग के मामले में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। शहतूत का पौधा होता है, इंटरनेट पे सर्च करिएगा ना शहतूत का पौधा, तो शहतूत के पौधों पर ही रेशम के कीड़े होते हैं। अगर कर्नाटक में बात किया जाए तो कर्नाटक में बंगलोर हो गया, कोलार हो गया, मैसूर हो गया, बेलगांव हो गया, इन सब जगहों पर रेशम का मील है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुरा, इन सब जगहों पर है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, ये सब जगह रेशम के उत्पादक केंद्र है। यानी कि मुख्य रूप से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पर रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? हाँ, इन सब जगहों पर रेशम के कपड़े बनते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बाबू, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। चैप्टर जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो जब तक पूरा, चूंकि निर्माण उद्योग से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताइए, यहां तक में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कृषि आधारित उद्योग में 1-2 चीजें और बच गया है, ठीक है ना, जैसे एक तो चीनी बच गया है, दूसरा कृत्रिम वस्त्र उद्योग। एक तो चीनी बच गया है और दूसरा क्या बचा है? कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो चीनी के बारे में और कृत्रिम वस्त्र उद्योग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम आप लोगों को अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना? हाँ बाबू, अगली क्लास में बता देंगे। तो सबसे पहला चीज बताएंगे कृत्रिम वस्त्र उद्योग। देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके का जो डिजाइन वाला कपड़ा तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं कृत्रिम वस्त्र, ठीक है ना। जो डिजाइन वाला सब कपड़ा होता है ना उसको कृत्रिम वस्त्र कहते हैं। तो कृत्रिम वस्त्र आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज शाम में बायोलॉजी वाला क्लास होगा। बायोलॉजी का जो परिवहन चैप्टर है उसका क्लास करवाएंगे, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, आज शाम में होगा। ब्रह्मास्त्र बुक के लिए आप लोग बार बार पूछ रहे हैं बाबू, हम आपको क्या बोले थे कि ब्रह्मास्त्र बुक जो है वो अक्टूबर के महीने में आएगा, ठीक है ना, अक्टूबर में आएगा। सितंबर में तो हम बोले ही नहीं थे। सितंबर में अगर आएगा भी तो लास्ट तक आ सकता है, बाकी ऐसे अक्टूबर में ही आएगा। तो बाबू उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो कुछ भी आपको पढ़ाए हैं सब कृषि आधारित उद्योग है। कृषि यानी खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ चीज है, वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है, उन सब चीजों के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो आओ प्यारे बच्चों, आज ना हम आपको एकदम अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं। अब बाकी कल मिलेंगे और कल इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज शाम की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। आज शाम में हम आपको क्लास कराने वाले हैं। मिलते हैं आज शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।